enemy. By Pearl S. Buck. डॉक्टर सडाओ होली का घर जापान के तट पर उस स्थान पर बना हुआ था जहां पर एक छोटे बच्चे के रूप में वो प्रायः खेल चुका था। वो नीचा चौकोर पत्थर वाला घर चट्टान के ऊपर बना हुआ था, जो एक तंग समुद्र तट के काफी ऊपर थी और जिसकी रूपरेखा चीड़ के झुके हुए पेड़ बना रहे थे। एक लड़के के रूप में सडाओ चीड़ के पेड़ों पर चढ़ा करता था, अपने नंगे पैरों का सहारा लेते हुए, जैसे उसने लोगों को साउथ सीज में करते देखा था जब वे नारियल के पेड़ पर चढ़ते थे। उसके पिता उसको उन समुद्रों के टापुओं पर प्रायः ले जाते थे और अपने पास उस छोटे से बहादुर लड़के को वो कभी भी यह कहने में नहीं चूके थे, उधर वे टापू, वे जापान के लिए भविष्य में उन्नति का साधन हैं। उनसे आगे हम कहाँ कदम बाएं? साडी ने गंभीरता से पूछा था। कौन जाने, उसके पिता ने जवाब दिया था। हमारे भविष्य का कौन सीमित कर सकता है? यह निर्भर करता है कि हम इस कैसा बनाएं। सडाओ ने यह बात अपने दिमाग में बिठा ली, क्योंकि वो हर उस चीज को करता था जो उसके पिता कहते थे। उसके पिता को कभी उसके साथ मजाक नहीं करते थे या खेलते नहीं थे, परंतु जिन्होंने असीम दर्द सहा था क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। सदन जानता था कि उसके पिता के लिए उसकी शिक्षा सबसे बड़ी चिंता है। इस कारण से उसको 22 साल की आयु में अमेरिका भेज दिया गया था, ताकि सर्जरी और चिकित्सा शास्त्र में जो कुछ सीखा जा सकता है सीख ले। 30 साल की आयु में वो वापस आ गया था और उसके पिता के मरने से पहले वो सडाओ को केवल एक प्रसिद्ध सर्जन ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बनते भी देख चुके थे, क्योंकि वो एक खोज को पूरा करने में लगे हुए थे जो कि घावों को बिल्कुल साफ कर दे। उसे फौज के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। वो जानता था कि कुछ थोड़ा सा खतरा है कि बूढ़े जनरल को ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, उस बीमारी के लिए जिसका दवाइयों से इलाज किया जा रहा है, और इसी की संभावना के लिए उसे जापान में रखा जा रहा है। सागर से अब बादल उठ रहे थे। पिछले कुछ दिनों की अप्रत्याशित गर्मी ने ठंडी लहरों से रात को भारी कोहरा ले लिया था। सडाओ ने तट के पास धुंध को एक छोटे से टापू की रूपरेखाएं छिपाते देखा था और फिर घर के नीचे समुद्र तट पर ऊपर बल खाते चढ़ते देखा था, चीड़ के पेड़ों से लिपटे हुए। कुछ ही मिनटों में कोहरा घर को भी चारों तरफ से घेर लेगा। फिर वो उस कमरे में जाएगा जहां हाना, उसकी पत्नी, 2 बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही होगी। परंतु इस मौके पर दरवाजा खुला और उसने बाहर देखा। उसने एक गहरे नीले रंग का ऊनी चोगा अपने किमोनो चोगे के ऊपर पहन रखा था। वो उसके पास प्यार से आई, अपने हाथ उसके हाथ में डाल लिए। जैसे ही वो खड़ी हुई, मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। उसकी हाना से अमेरिका में मुलाकात हुई थी, परंतु उससे प्यार करने का उसने तब तक इंतजार किया था जब तक उसको पक्का विश्वास नहीं हो गया था कि वह जापानी है। उसके पिता उसको कभी स्वीकार नहीं करते जब तक उसमें जातीय शुद्धता न हो। वो प्रायः सोचा करता था कि वो किससे शादी करता अगर उसकी मुलाकात हाना से नहीं हुई होती, और किस सौभाग्य से वो उसको यूं ही मिल गई थी। संयोगवश अक्षरशः एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर प्रोफेसर और उसकी पत्नी बड़े कृपालु थे, अपने थोड़े से विदेशी विद्यार्थियों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक थे, और विद्यार्थी, हालांकि उनका मन ऊब जाता था, उन्होंने यह कृपा स्वीकार कर ली थी। सडाओ ने प्रायः हाना को बता दिया था कि वो लगभग प्रोफेसर हाले के घर उस रात नहीं गया था। कमरे इतने छोटे थे, खाना इतना खराब, प्रोफेसर की पत्नी इतनी बातूनी, परंतु वो गया और वहाँ उसे मिली हाना, एक नई विद्यार्थी, और महसूस किया था कि अगर किसी भी तरह संभव हुआ तो वो उसको प्यार करेगा। अब उसने उसका हाथ अपनी बाह पर महसूस किया और इससे मिले आनंद का एहसास किया। हालांकि उनकी इतने सालों से शादी हो चुकी थी कि उनके 2 बच्चे थे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बिना सोचे समझे शादी नहीं की थी। उन्होंने स्कूल में अपना काम समाप्त कर दिया था और वे जापान वापस लौट चुके थे, और जब उसके पिता ने उसको देख लिया तो शादी पुराने जापानी ढंग से व्यवस्थित की गई। हालांकि सडाओ और हाना पहले ही हर बात पर विचार विमर्श कर चुके थे। वे काफी खुश थे। उसने उसकी बाह पर अपना गाल रख दिया। इसी समय उन्होंने धुंध में से कोई काली चीज बाहर आते देखी। यह एक आदमी था। उसको समुद्र से बाहर फेंक दिया गया था, फेंका गया था। ऐसा लगता था पैर के बल एक बड़ी लहर ने फेंक दिया था। वो कुछ कदमों तक लड़खड़ाता चला। उसकी शरीर की रूपरेखा धुंध में नजर आ रही थी। उसके हाथ सिर पर थे।
फिर चक्कर खाती हुई धुंध ने उसको फिर छिपा लिया था। वो कौन है? हना चिल्लाई। उसने सडाओ का हाथ छोड़ दिया और वे दोनों बरामदे की रेलिंग पर झुक गए। वो उनको फिर नजर आया। वो आदमी अपने हाथों और पैरों पर रेंग रहा था। फिर उन्होंने उसको मुंह के बल पड़ा हुआ और वहीं लेटा हुआ देखा। एक मछुआरा शायद, सडाओ ने कहा, जो नाव से बहकर आया है। वो सीढ़ियों से जल्दी नीचे दौड़ा और पीछे पीछे हना आ गई। उसकी चौड़ी आस्तीनें उड़ रही थीं। 1 या 2 मील दोनों तरफ मछुआरों के गांव थे, परंतु यहाँ तो सुनसान और अकेला तट था जिस पर खतरनाक चट्टानें थीं। किसी तरह वो आदमी उनमें से आने में सफल हुआ था। उसके शरीर पर बुरी तरह खरोंच लग गई थी। जब वे उसकी तरफ आए तो उन्होंने देखा कि सचमुच में ऐसा था। उसके एक तरफ पहले ही खून से गीला होकर रेत पर लाल धब्बा बन गया था। वो घायल हो गया है, सडाओ चिल्लाया। वो जल्दी से उस आदमी के पास गया जो गतिहीन पड़ा हुआ था। उसका चेहरा रेत में था। पानी में भीगी हुई एक टोपी उसके सिर से चिपकी हुई थी। उसके कपड़े गीले चिथड़े हो गए थे। सडाओ रुका। हना उसके पास थी और उसने आदमी का सिर घुमा दिया। उन्होंने चेहरा देख लिया। एक गोरा आदमी। हना फुसफुसाई। हाँ, यह एक गोरा आदमी था। उसकी झींगी टोपी एक तरफ गिर गई और उसके पीले लंबे गीले बाल ऐसे लगते थे जैसे वो सप्ताहों से नहीं कटे हैं, और उसके और परेशान चेहरे पर एक खुरदरी पीली दाढ़ी थी। वो अचेत था और उसे कुछ नहीं पता था कि उन्होंने उसके लिया क्या किया। अब सडाओ को घाव याद आया और उसकी निपुण अंगुलियों ने उसे खोजना शुरू किया। उसके छूने से खून फिर बहने लगा। उसकी पीठ के निचले हिस्से के दाईं तरफ सडाओ ने देखा कि एक बंदूक का घाव दोबारा खुल गया था। मांस पाउडर से काला हो चुका था। कुछ समय, काफी दिन पहले नहीं, आदमी को गोली मार दी गई थी और उसकी देखभाल नहीं हुई थी। यह बुरा संयोग था कि चट्टान घाव पर लग गई थी। ओह, उससे कैसे खून बह रहा है। हना एक बार फिर गंभीर आवाज में धीमे से बोली। धुंध अब उनको बिल्कुल ढके हुए थी और दिन के इस समय वहाँ कोई नहीं आया। मछुआरे घर जा चुके थे और तट पर आकस्मिक आने वालों ने अब दिन का अंत मान लिया होगा। इस आदमी का क्या करें? सडाओ बोला, पर उसके प्रशिक्षित हाथ अपने आप वो करते प्रतीत हो रहे थे जो कुछ वो खून के बहने को रोकने के लिए कर सकते थे। उसने समुद्र की काई घाव पर लपेट दी जो समुद्र तट पर फैली हुई थी। आदमी अपनी लगभग बेहोशी की स्थिति में पीड़ा से कराहा, परंतु जागा नहीं। सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं वो है कि हम वापस इसे समुद्र में छोड़ दे, सडाओ ने अपने आप को जवाब देते हुए कहा। अब खून बहना इस समय बंद हो गया था। वो उठा और अपने हाथों से रेत साफ किया। रही, हना ने धीरे से कहा, हाँ, वही सबसे अच्छी बात होगी। परंतु वो गतिहीन आदमी की तरफ एकटक देखती रही। अगर हमने अपने घर में एक गोरे आदमी को शरण दे दी तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर हम इसे एक बंदी के रूप में दे दें तो निश्चित रूप से वह मर जाएगा, सडाओ ने कहा। सबसे बड़ी दया की बात यह होगी वापस इसे समुद्र में छोड़ दें, हना ने कहा। परंतु उनमें से कोई भी नहीं हिला। वे उस गतिहीन आकृति पर एक अजीब घृणा से देख रहे थे। वो क्या है? हना ने धीमी आवाज में पूछा। उसके बारे में कुछ ऐसा लगता है कि वो अमेरिकन है, सडाओ ने कहा। उसने जीर्ण शीर्ण टोपी को उठाया। हाँ, देखो, उस पर धुंधले से शब्द खत्म हो चुके हैं। वो एक अमेरिकन युद्धपोत का मल्लाह है, उसने कहा। उसने अक्षरों को देखकर कहा, यूएस नेवी। यह आदमी युद्ध बंदी था। वो बच निकला है, हना धीमे से चिल्लाई, और यही कारण है कि वो घायल है। पीठ में, सडाओ ने कहा। वे हिचकिचाए, एक दूसरे की तरफ देखते हुए। फिर हना ने दृढ़ निश्चय से कहा, क्या हम इसको वापस समुद्र में भेज सकते हैं? अगर मैं ऐसा कर सकूं, क्या तुम कर सकती हो? सडाओ ने पूछा। नहीं, हना ने कहा, परंतु अगर तुम अकेले ऐसा कर सको। सडाओ फिर हिचकिचाया। अजीब बात यह है, उसने कहा, कि आदमी बिल्कुल ठीक होता तो मैं उसे बगैर मुश्किल के पुलिस को देता। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। वो मेरा दुश्मन है। सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं, और वो तो केवल एक आम आदमी है। तुम देख रहे हो वो चेहरे से कितना बेवकूफ लगता है। क्योंकि वो घायल है
तुम इसको समुद्र में भी वापस नहीं फेंक सकते, हैना ने कहा। फिर एक ही बात है जो की जा सकती है, हमें उसे उठाकर घर ले जाना चाहिए। परंतु नौकर, सडाओ ने पूछा। हम उनको केवल यह बताएंगे कि हम उसको पुलिस को देना चाहते हैं, जैसे कि सचमुच हमें करना चाहिए, सडाओ। हमें बच्चों का और आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सोचना है। अगर हमने इस आदमी को युद्ध बंदी के रूप में पुलिस को नहीं दिया, हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। निश्चित रूप से, सडाओ सहमत हो गया। मैं और कुछ करने की सोच भी नहीं सकता हूँ। इस तरह सहमत होकर उन दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठा लिया। वो बहुत हल्का था, उस मुर्गी की तरह जिसको काफी देर तक आधा भूखा रखा गया है, जब तक कि केवल पंख और ढांचा बचा रह जाए। इस तरह उसके हाथ लटक रहे थे। वे उसको सीढ़ियों पर से उठाकर और एक तरफ के दरवाजे से घर के अंदर ले गए। यह दरवाजा एक गलियारे में खुलता था। गलियारे में होते हुए वे उस आदमी को अपने खाली शयन कक्ष में उठाकर ले गए। यह सडाओ के पिता का कमरा था और उसके मरने के बाद से यह उपयोग में नहीं लाया गया था। उन्होंने उस आदमी को मोटा गद्दा लगे हुए फर्श पर लिटा दिया। बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए यहाँ हर चीज जापान की रखी गई थी, जो कभी भी अपने घर में न कुर्सी पर बैठते थे न विदेशी बिस्तर पर सोते थे। हैना दीवार में लगी अलमारियों के पास गई और एक दरवाजा पीछे को खिसकाया और एक मुलायम रजाई निकाली। उसे संकोच हुआ। रजाई फूल बनाए हुए रेशम से आवृत थी और अस्तर शुद्ध सफेद रेशम का था। वो कितना गंदा है, वो दुखी होकर बड़बड़ाई। हाँ, अच्छा हो कि हाथ मुंह धो दिए जाए, सडाओ सहमत हो गया। अगर तुम गर्म पानी ला देती हो तो मैं उसके हाथ मुंह धो दूंगा। मैं तो आपको उसे छूना देखकर सहन नहीं कर सकती, उसने कहा। हमें नौकरों को बताना पड़ेगा कि वो यहाँ है। मैं अब यूमी को बता दूंगी। वो कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी और इसे मुंह और हाथ धो सकती है। सडाओ ने एक क्षण सोचा। ऐसा कर लो, वो सहमत हो गया। तुम यूमी को बता दो और मैं दूसरों को बता दूंगा। परंतु अचेत आदमी के बिल्कुल पीला चेहरे ने उसे पहले झुककर और उसकी नब्ज देखने के लिए प्रेरित कर दिया। यह हल्की थी पर थी। उसने अपना हाथ आदमी की ठंडी छाती पर रखा। दिल भी धड़क रहा था। वो मर जाएगा अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया, सडाओ ने सोचते हुए कहा। सवाल यह है कि क्या किसी तरह यह मर तो नहीं जाएगा, हैना डर से चिल्लाई। इसको बचाने की कोशिश न करो। क्या होगा अगर वो जीवित हो जाए? क्या होगा अगर वो मर जाए? सडाओ ने जवाब दिया। वो खड़े हुए टकटकी लगाकर उस गतिहीन आदमी को देख रहा था। इस आदमी में असाधारण ताकत है, वरना वो अब तक मर गया होता। परंतु फिर वो जवान था, शायद अभी 25 साल का भी नहीं हुआ था। आपका मतलब है ऑपरेशन से मर जाएगा? हैना ने पूछा। हाँ, सडाओ ने कहा। हैना ने इसे संदेहपूर्ण ढंग से विचार किया और जब उसने जवाब नहीं दिया तो सडाओ हट गया। चाहे जो भी, उसका कुछ न कुछ किया जाना चाहिए, उसने कहा, और उसकी धुलाई कर देनी चाहिए। वो जल्दी से कमरे से बाहर हो चला गया और हैना उसके पीछे पीछे आ गई। वो गोरे आदमी के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। अमेरिका छोड़ने के बाद से वो पहला गोरा था जो उसने देखा था और उसका उन लोगों के साथ जिन्हें वो वहाँ जानती रही थी कोई लेना देना नहीं था। यहाँ वो उसका दुश्मन था, एक खतरा, जीवित या मृत। वो बालकक्ष की तरफ मुड़ी और आवाज दी, यूमी। परंतु बच्चों ने उसकी आवाज सुन ली और उसको कुछ देर के लिए अंदर जाना पड़ा और उनकी तरफ मुस्कराना पड़ा और छोटे बच्चे के साथ खेलना पड़ा, जो अब 3 महीने का था। बच्चे के कोमल काले बालों पर से उसने अपने मुंह से इशारा किया, यूमी, मेरे साथ आओ, मैं बच्चे को सुला देती हूँ, उसने जवाब दिया। वो तैयार है। वो यूमी के साथ बालकक्ष के पास वाले कमरे में गई और बच्चे को हाथों में लेकर खड़ी हो गई, जबकि यूमी ने सोने की रजाइयां फर्श पर बिछा दी और उनके बीच बच्चे को रख दिया। फिर हैना जल्दी से आगे आगे और धीरे से रसोई घर में चली। जो बात उनके मालिक ने बताई थी उससे 2 नौकर डर गए। बूढ़ा माली, जो घर का नौकर भी था, चिंतित और उत्तेजित हो गया। मालिक को इस गोरे आदमी के घाव ठीक नहीं करने चाहिए, उसने हैना को स्पष्ट रूप से कह दिया। गोरे आदमी को मरना चाहिए। पहले उसको गोली मारी गई।
फिर वो समुद्र में फंस गया और उसने अपनी चट्टानों से घायल कर दिया। अगर मालिक ने वो घाव ठीक कर दिए जो बंदूक और समुद्र ने किए थे, तो वे हमसे बदला लेंगे। तुमने जो कहा है मैं उनको बता दूंगी, हैना ने नम्रता से कहा। परंतु वो स्वयं भी डरी हुई थी। हालांकि वो इतनी अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि बूढ़ा आदमी। क्या दुश्मन की मदद करना कभी भी ठीक हो सकता है? फिर भी उसने यूमी को गर्म पानी लाने के लिए कहा और उस कमरे में लाने को कहा जिसमें गोरा आदमी था। वो आगे बढ़ी और पार्टीशन को खिसकाकर एक तरफ कर दिया। सडाओ अब तक वहाँ नहीं था। यूमी पीछे पीछे आ रही थी और उसने अपनी लकड़ी की बाल्टी नीचे रख दी। फिर वो गोरे आदमी के पास गई। जब उसने उसे देखा तो उसके मोटे होठ जोर से भिज गए। मैंने कभी किसी गोरे आदमी के मुंह हाथ नहीं धोए हैं, उसने कहा, और अब इस जैसे गंदे आदमी के मुंह हाथ साफ नहीं करूंगी। हैना उस पर सख्ती से चिल्लाई। तुम वो करोगी जो तुम्हारे मालिक करने के लिए कहते हैं। यूमी के गोल नीरस चेहरे पर विरोध का इतना भयंकर भाव आया कि हैना जरूरत से ज्यादा डर गई। आखिरकार अगर नौकर ऐसी बात की रिपोर्ट कर दे जो ऐसे नहीं घटी थी जैसे वे बताते। बहुत खूब, उसने गर्व से कहा। तुम्हें समझना चाहिए कि हम उसको केवल होश में लाना चाहते हैं ताकि उसको बंदी के रूप में पुलिस को सौंप दें। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, यूमी ने कहा। मैं एक गरीब औरत हूँ और यह मेरा काम नहीं है। फिर कृपया तुम अपने काम पर वापस चले जाओ, हैना ने नम्रता से कहा। यूमी एकदम कमरे से चली गई, परंतु इससे हैना गोरे आदमी के साथ अकेली रह गई। वो इतनी डरी हुई थी कि कमरे में रुक नहीं सकती थी। अगर यमा की हट पर आया उसका गुस्सा उसको सहारा न देता। बेवकूफ यूमी, वो तीव्रता से बोली। क्या ये आदमी के सिवाय कुछ और है? और एक घायल लाचार आदमी। अपनी उच्चता के विश्वास में वो आवेग से झुकी और जिन गांठ लगे हुए गलीचों में जिन्होंने उस श्वेत व्यक्ति को ढका हुआ था उनको खोल दिया। जब उस आदमी की छाती नंगी हो गई तो उसने छोटे से तौलिए को जो यूमी लाई थी बहुत गर्म पानी में भिगोया और ध्यान से उसका चेहरा साफ कर दिया। आदमी की खाल हालांकि अनाश्रयता के कारण खुरदरी थी, एक अच्छी बनावट की थी और वो बहुत सुनहरी रही होगी जब वो बच्चा था। जब यह विचार उसके दिमाग में आ रहे थे, हालांकि वो आदमी को वास्तव में ज्यादा पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि क्विल्ट ओवर हिम। अब वो बच्चा नहीं है। वो उसको धोती रही जब तक कि उसका ऊपर का शरीर बिल्कुल साफ नहीं हो गया, परंतु उसमें उसको उलटने की हिम्मत नहीं थी। सडाओ कहाँ था? अब उसका गुस्सा कम हो रहा था और वो फिर चिंतित हो गई और गलत तौलिए पर अपने हाथ साफ करते हुए वो खड़ी हो गई। फिर कभी आदमी को ठंडक न लग जाए, उसने उस पर रजाई डाल दी। सजाओ, उसने धीमे से कहा। वो आने ही वाला था जब उसने पुकारा। उसका हाथ दरवाजे पर था और अब उसने उसे खोला। उसने देखा कि वो अपना सर्जन वाला आपात थैला लाया है और वो सर्जन का कोट पहने हुए था। तुमने ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है, वो चिल्लाई। हाँ, उसने शीघ्रता से कहा। उसने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली और टोकोनोमा आले के फर्श पर अपना विसंक्रमित तौलिया खोलकर रख दिया और उसने अपने औजार उस पर रख दिए। तौलिया ले आओ, उसने कहा। वो आज्ञा का पालन करते हुए, लेकिन अब काफी चिंतित, कपड़ों की अलमारी तक गई और तौलिया निकाल लिए। पुराने गद्दे भी ले लेने चाहिए ताकि खून फर्श के अच्छे आवरक न खराब कर दे। वो पिछले बरामदे में गई जहां पर माली ठंडी रातों में कोमल पौधों को बचाने के लिए गेंदों के टुकड़े रखता था और जो दोनों हाथों में आ सकते थे ले लिए। परंतु जब वो कमरे में वापस गई तो उसने देखा कि यह सब बेकार था। खून पहले ही आदमी के घाव की पट्टी को भिगो चुका था और उसके नीचे बिछे हुए गद्दे को खराब कर दिया था। ओह गद्दा, वो चिल्लाई। हाँ, यह खराब हो गया है, सडाओ ने कहा जैसे कि उसको परवाह नहीं थी। इसको उलटने में मेरी मदद करो, उसने हुक्म दिया। उसने बगैर कुछ कहे उसकी आज्ञा का पालन किया और वो आदमी की पीठ को ध्यान से साफ करने लग गया। यूमी उसको नहीं पोंछेगी, उसने कहा। क्या तुमने पोंछा तो फिर? सडाओ ने पूछा। 1 मिनट भी उसने अपने तेज गतिविधि को नहीं रोका। हाँ, उसने कहा। ऐसा लगता था कि उसने उसकी बात सुनी नहीं। सडाओ, परंतु जब वो काम करते तल्लीन हो जाता तो वो उसकी इस तल्लीनता की आदी हो चुकी थी।
एक क्षण के लिए उसने सोचा क्या उसके लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि वो किस शरीर पर काम कर रहा है, जब तक यह उस काम के लिए है जो वो इतना अच्छी तरह करता था। तुम्हें इसको अगर जरूरत पड़ती है तो बेहोशी की दवा देनी पड़ेगी, उसने कहा। मुझे, उसने भावशून्य होकर कहा, परंतु मैंने तो कभी नहीं। यह काफी आसान है, उसने बेसब्री से कहा। वो अब पैकिंग निकाल रहा था और खून और जल्दी से बहने लगा। माथे पर बंधी हुई सर्जन की रोशनी से उसने घाव के अंदर झांक कर देखा। गोली अब भी वहीं है, उसने शांत दिलचस्पी से सोचा। अब मैं सोचता हूँ कि चट्टान का घाव कितना गहरा है। अगर यह गहरा नहीं है तो मैं गोली को निकाल सकता हूँ, परंतु खून बहना ऊपरी नहीं है। वो काफी खून खो बैठा है। इस क्षण हैना का दम घुट गया। उसने ऊपर को देखा और उसके चेहरे पर गंधक का रंग था। बेहोश मत हो, उसने तीखे स्वर में कहा। उसने अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र को नीचे नहीं रखा। अगर मैं रुक जाता हूँ तो यह आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रखे, उछली और कमरे से बाहर दौड़कर निकल गई। बाहर बगीचे में उसने उसे ओकाई लेते सुना, परंतु वो अपना काम करता रहा। उसके लिए अपना पेट खाली करना अच्छा होगा, उसने सोचा। वो यह भूल गया कि निस्संदेह उसने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था, परंतु उसके दुहक और उसके पास एक दम न जा पाने ने उसको उस आदमी से बेसब्र और चिड़चिड़ा कर दिया जो उसके चाकू के नीचे मरे हुए आदमी की तरह पड़ा था। यह आदमी, उसने सोचा, इस दुनिया में ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह आदमी जीवित क्यों रह जाए। इस विचार ने अनजाने में उसे बेरहम बना दिया और वो जल्दी से आगे बढ़ा। अपने सपने में वो आदमी का रहा, परंतु सिवाय बड़बड़ाने के सजाओं ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कराहो, वो बड़बड़ाया, कराहो अगर तुम चाहते हो। यह मैं अपना दिल खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ। दरवाजा खुला और हैना फिर आ गई। बेहोशी की दवा कहाँ है, उसने साफ आवाज में पूछा। सजाओं ने अपनी ठोड़ी से इशारा कर दिया। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई, उसने कहा। यह आदमी अब हिलने लग गया है। उसके हाथ में बोतल और कुछ रुई थी। परंतु मैं इसे करूंगी कैसे, उसने पूछा। केवल रुई को अच्छी तरह भिगो लो और उसकी नाक के पास पकड़े रखो। सजाओं ने अपने जटिल काम में बगैर देरी किए जवाब दिया। जब वो अच्छी तरह सांस नहीं ले पाए, उसको थोड़ा सा हटा लो। नौजवान अमेरिकन आदमी के सोते हुए चेहरे के पास वो झुककर खड़ी हो गई। यह दयनीय ढंग से पतला चेहरा था, उसने सोचा, और होठ तुड़े मुड़े थे। चाहे वो जानता था या नहीं, वो आदमी कष्ट झेल रहा था। उसको देखते हुए उसने सोचा कि क्या वे कहानियां उन्होंने बंदियों के कष्टों के बारे में सुनी हैं सच हैं। वे एक अफवाह की झलक की तरह आती, मुंह जबानी सुनाई हुई होती और हमेशा उनका खंडन किया जाता था। अखबारों में हमेशा यह खबर आती थी कि जहां भी जापान की फौज जाती थी, लोग अपनी आजादी की खुशी से चिल्लाते हुए उसका खुशी से स्वागत करते थे। परंतु उसको कई बार जनरल टिकीमा जैसे लोगों के बारे में याद आता जो घर पर अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता। हालांकि इस बात की चर्चा अब कोई नहीं करता, उन्होंने मंचूरिया में कितनी विजयी लड़ाई लड़ी थी। अगर कोई आदमी अपनी ताकत के कारण अपनी पत्नी से इतना निर्दयी हो सकता है, तो उदाहरण के तौर पर वो इस जैसे आदमी के साथ निर्दयी नहीं होगा। उसने चिंतित होकर आशा की कि इस नौजवान को कोई यातना नहीं दी गई थी। इसी क्षण उसने उसकी गर्दन पर गहरे घाव के निशान देखे, बिल्कुल कान के नीचे। यह घाव के निशान, वो बड़बड़ाई, अपनी आंखें सजाओ की तरफ ऊपर उठाते हुए। परंतु उसने जवाब नहीं दिया। इस क्षण उसने अपने औजार की नोक को किसी कठोर चीज से टकराते हुए महसूस किया जो गुर्दे के इतने पास की खतरा हो सकता था। सब विचार उसके दिमाग से निकल गए। उसको केवल शुद्ध आनंद का आभास हुआ। उसने कोमलता से अपनी अंगुली से जांच की। इस मानव शरीर हर काम उसके लिए जाना पहचाना था। उसके बूढ़े अमेरिकन शरीर रचना के प्रोफेसर ने इस ज्ञान के बारे में ध्यान रखा था। मानव शरीर के बारे में अज्ञानता एक सर्जन का सबसे बड़ा पाप है, श्रीमानो, वो हर साल अपनी क्लासों पर गरजता था। शरीर के इतने पूर्ण ज्ञान के बगैर, जैसा कि मानो कि तुम्ही ने बनाया है, इससे कुछ भी कम ज्ञान से ऑपरेशन करना कत्ल है। बाकी आपसे दी एनिमी के पार्ट 2 में मुलाकात होगी।